आप सबका वेलकम है वास्तु वाले बैच में। वास्तु की टेक्निक पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं, वास्तु एग्जैक्टली है क्या, फिर बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। और ये भी जैसे एस्ट्रोलॉजी की बाकी विद्याएं हैं, तो समझ लो बहुत जादुई विद्या है। और इसको दो पार्ट में कवर करना पड़ता है। एक हमारा वास्तु, उसके भी दो पार्ट होते हैं, क्लासिकल वास्तु और एक मॉडर्न वास्तु। और सेकंड पार्ट होता है एस्ट्रो वास्तु, जो इस कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे, बेसिक बेसिक करेंगे, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु इसके बाद का स्टेप है। इसका मतलब एक कोर्स अभी और भी करना पड़ेगा। अगर हम वास्तु को हम डेफिनेशन में परिभाषित करें तो वस्तु बनती है, वस्तु। और किसी भी वस्तु को रखने के लिए जब उसका बेस चाहिए होता है, यानी कि बेस हमारे पास अवेलेबल हो, तो वो वास्तु बन जाएगा। इसी तरीके से हम भी धरती पे सृष्टि के ऊपर अपने मकान में रहते हैं, किसी न किसी तरीके से सारी आत्माएं कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं, तो सबको एक बेस चाहिए। यानी कि ये मकान है हमारा, ये घर है जिसका बेस है, जहां पर हम रहते हैं। अगर ये बेस नहीं होगा तो हवा में रहेंगे, ऑब्वियसली हवा में रहेंगे। तो अब हवा में तो रह नहीं सकते, तो बेस चाहिए। अब वो बेस हमारे अकॉर्डिंगली बन जाए, यानी कि ऐसा स्थान जो हमारे वास योग्य बन जाए, उसको वास्तु कहते हैं। और ऐसा स्थान जो हमारे वास योग्य नहीं बन पाएगा, इसका मतलब उसमें दोष है। अब इसको लोकल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि हमारा मेथड थोड़ा डिफरेंट है ना। कि हम शाही पनीर बनाने लगे बड़े अच्छे तरीके से। अब शाही पनीर को आपने क्या करना है, मसाला भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो पूरा शाही पनीर का रेसिपी खराब हो जाएगा। ऐसा चलेगा ना कि पूरा शाही पनीर का रेसिपी खराब हो गया, अब खाया नहीं जाएगा। अगर नमक थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन मिर्ची ज्यादा हो जाए, तो हम तो खा सकते हैं उसको, कि ठीक है स्वाद नहीं लगेगा लेकिन खा सकते हैं। अगर पनीर ही ना हो उसके अंदर, बाकी सब बैलेंस हो, तो वो शाही पनीर ही नहीं। सेम थिंग हमारे घर के अंदर अगर नमक वाला मात्रा बढ़ गया, तो इट मीन वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, उसको हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर नमक कम है लेकिन मिर्ची वाला एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो हम रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम किट किट करके रहेंगे। और अगर हम नमक को भी बैलेंस कर लें, मिर्ची को भी बैलेंस कर लें, पनीर भी बढ़िया तरीके से ले आए, तो शाही पनीर भी बढ़िया बन जाएगा और हम उस घर में रह भी बढ़िया पाएंगे। तो किस जोन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि नमक बढ़ गया, तो वो जोन को बैलेंस करना वास्तु वाला आर्ट होता है। और देखो आप इसको, आम तौर पे सभी लोग बोलते हैं कि वास्तु अपने घर का कर लेते हैं, तो घर के वास्तु से बात कभी नहीं बनने वाली। कैसे? जो लोग बिल्कुल नाले के सामने रहते हैं, जहां पर बहुत गंदा नाला रहता है, तो उनको दिक्कत तो आएगी आएगी, परेशानी आएगी आएगी, स्मेल भी निकलेगा निकलेगा। तो इट मीन वो कंफर्ट तो नहीं है रहने के लिए। ठीक है, मजबूरी है, मकान वही है, लॉट हुआ है, सब कुछ है, हम उसमें नहीं जा रहे। बट क्या वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला मकान ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। हमने अपना घर का बाउंड्री बना लिया कि हम, हमारा ये ठीक है, हमारा नॉर्थ ठीक है, हमारा ईस्ट, हमारा वेस्ट। लेकिन अगर नाला सामने से बह रहा है या फिर शमशान कनेक्ट होता है, तो क्या हम ठीक तरीके से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमारे पास हमेशा नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती रहेगी। क्यों? जब भी डेड बॉडी को देखते हैं तो मन में थोड़ा सा दिक्कत तो आती आती है। तो इट मीन्स हमारे को अपने घर के आजू बाजू वाले एरिया में भी देखना पड़ेगा। अब सपोज हमने बहुत अच्छा मकान ले लिया 400-500 गज का, और बिल्कुल उसके सामने नर्सिंग होम। और नर्सिंग होम भी कौन से वाला है? सपोज दो टाइप के नर्सिंग होम का एग्जांपल लेते हैं, एक गायनिकल वाला है और एक जनरल है। अब गायनिकल वाला अच्छा है, ठीक है, बच्चे हो रहे हैं, बट रोज बाजी आएंगी चिल्लाने की, है बेबी हो रहा है ना, तो कंफर्ट नहीं हो पाओगे। इसका मतलब बाहर का जो आवरण है ना हमारे घर के ऊपर, वो भी बहुत इंपैक्ट करता है। और वास्तु में थोड़ी सी अवधारणा ये है कि हमें सिर्फ अपने घर को ठीक करना है, अपने घर के जोन को बैलेंस करना है, बाहर के जोन को बैलेंस नहीं करना। ये गलत है। अगर हमारे घर से बाहर के जोन में नेगेटिव प्रवाह हो रहा है या नेगेटिव प्रवाह हमारी तरफ आ रहा है, तो भी सेम सिचुएशन है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसको बैलेंस करेंगे एनर्जी की फॉर्मेट में, क्योंकि सब कुछ, सारा कुछ जो भी चीज चल रहा है वो एनर्जी की फॉर्मेट में चल रहा है। तो हमारे डेफिनेशन में अब चेंज आ गया कि वास योग्य स्थानों, हमारे वास योग्य स्थानों और एनर्जिकल बैलेंस हो, तो वो मकान या इंडस्ट्री या फैक्ट्री या जहां भी हम रहते हैं वो परफेक्ट हो जाएगा। और 3 महीने के अंदर हम जिस भी मकान के साथ रहते हैं, जिस भी दुकान के साथ रहते हैं, उसका एनर्जी आपके एनर्जी के साथ काम करने लग जाता है।
यानी कि जो दिशाएं बोलना चाहती हैं, उनके जो गुण धर्म होते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमें अगर रिजॉल्व करना पड़ेगा तो खाली अपना का रिजॉल्व नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर के आवरण को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम माने क्यों, हम तो साइंटिस्ट है ना, सारे डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, हम क्यों माने बाहर से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो बाहर से कैसे फर्क पड़ता है। अगर हम इंडिया का मैप बनाए ना, तो इंडिया का मैप सबको पता है कैसा है। अब इसमें महाराष्ट्र पे जाते हैं, सबसे महाराष्ट्र हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग मुंबई के होते हैं प्रोफेशनल है, वो गलत नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं सारे के सारे, गोल मोल बातें नहीं करते, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, 5 बजे काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो आप मुंबई का मैप देखो कैसे बना हुआ है, स्ट्रेट बना हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वहां के लोगों का आवरण देखो स्ट्रेट, ऐसा लगेगा लठ मार के बात कर रहे हैं। और यहाँ दिल्ली बात करो, दिल्ली कैसा, बिल्कुल घुमावदार, देखो घुमावदार घुमावदार घुमावदार। एक ऑटो पे बैठ जाओ, सामने वाली गली पे जाना होगा, वो पूरा एरिया घुमा के ले जाएगा वहां पर, पूरा एरिया, क्योंकि वहां के लोग घुमावदार बातें करते हैं, उसका जियोग्राफिकल घुमावदार सारा का सारा, वो स्ट्रेट बात करेगा। तो मीठा भी बोल लेते हैं, घुमा फिरा के ना, पूरा घुमा फिरा के बात करने वाला। आप देखो गुजरात चले जाओ, गुजरात का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, शार्प, उसके शार्प निकले हुए। तो वहां का एवरीबडी, हर बंदा व्यापार करना चाहता है, मुझे धंधा करना है, मुझे बिजनेस करना है, जॉब चाहता ही नहीं है। तो वहां का एनवायरमेंट ही डिफरेंट है। और देखो कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता को जैसे वो आर्टिस्टिक वे में बनाया हुआ, पेंसिल देखो ऐसे करके चल रही होती है पूरा वेस्ट बंगाल कलकत्ता। वहां हर बच्चा या तो संगीत सीखता है, या पेंटिंग सीखता है, या कल्चर है वहां का। तो अगर बाहर का आवरण काम नहीं करता या वास्तु काम नहीं करता, तो ज्योग्राफिकल सिस्टम पे लोगों का चेंज नहीं आता, उनकी सोच में चेंज नहीं आता। और देखो हमारी बनावट देख लो, अगर हमारे बीच में कोई नेपाल का बंदा आके बैठ जाए ना, तो हम कह देंगे नेपाली है। अगर हम चाइना चले जाते हैं, तो चाइना का बंदा अगर आपको कनेक्ट करेगा, तो दूर से आप कह दोगे चाइना का है, ये जापान का है या कोरियन है, या मिलती जुलती शक्लें, सबकी आंखें ऐसे अंदर बंद है, सबका एरिया। अब वहां जो बच्चा पैदा हो रहा है वहां पे, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वहां पर, वो ऑटोमेटिकली वहां के वास्तु के अकॉर्डिंग ही फल फूल रहा है, वहां के अकॉर्डिंग ही फल फूल रहा है। अगर कोई फैमिली चाइना शिफ्ट हो जाती है और 2 जनरेशन उसकी वहां रह जाती है ना, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, तो तीसरी जनरेशन के जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो चिंकी टाइप ही होंगे। क्यों? क्योंकि वहां का वास्तु उनके ऊपर काम करने लगेगा, ये गारंटी है, वहां का काम करने लगेगा। गोल्डन हेयर अपने यहाँ नहीं आते, लेकिन ब्रिटिश या फिर अगर यूएस की बात करें तो वहां पर गोल्डन हेयर आते हैं। वहां का एनवायरमेंट ऐसा है, वहां का जलवायु ऐसा है कि जो पैदा बच्चा हो रहा है उसके अंदर वहां के तत्व आ गए, यानी कि एलिमेंट्स आ गए, तो उसका चेंज हो गया। तो इट मीन ये बात तो प्रूवन होगी कि वास्तु एग्जैक्टली एरिया स्पेसिफिक काम करता है, एनवायरमेंटल काम करता है, खाली घर पे काम नहीं करता। तीसरा और देखते हैं, हम जब जागते हैं तो हमारे पीछे वाले सो जाते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर जाग रहे हैं तो कनाडा वाले यूएस वाले सो रहे हैं, हम जब सोते हैं तो वो जाग जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम किस पे कनेक्ट हो रहा है, सन पे कनेक्ट हो रहा है। सन वहां पर जब जाता है तो उठ जाते हैं, अपने यहाँ पर आता है तो अपन उठ जाते हैं, है ना सिस्टम। लेकिन जब हमारे यहाँ जग रहा है तो वहां सो रहे, और उनके वहां जग रहा है तो हम सो रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य जब साउथ वेस्ट में जाने लगता है ना, पहुंचने लगता है, तो सूर्य छुपना शुरू कर देता है, तो हमारी एनर्जी भी वीक हो जाती है, तो हम लोग भी आराम करने लगते हैं। तो क्या मन करता है कि क्यों ना मकान का जो हमारा मेन कमरा है ना, जिसपे हमने सोना है, साउथ वेस्ट में बना लेते हैं। अच्छा हो गया, क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि वहां पर सूर्य भी जाके छुप रहा है और शांत हो गया। और जहां से सूर्य निकल रहा है वहां पर बेडरूम बनाएंगे तो क्या होगा, सारा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि नई एनर्जी आ रही है। अब नई एनर्जी आ रही है तो मकान पे नई एनर्जी मिलनी चाहिए। तो नॉर्थ और ईस्ट जहां पर सन हमें मिलता है, तो ऐसे ओपनिंग को सब लोग अच्छा बोलते हैं। क्यों अच्छा बोलते हैं? कि ये ओपनिंग मिलेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, भाई सूर्य की एनर्जी स्टार्टिंग मिल रही। अब साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग होएगा तो लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? सूरज तो पीछे से छुप रहा है। तो क्या हमेशा नॉर्थ और ईस्ट ही अच्छा होने वाला? नहीं होने वाला। कुंडली का 8वां घर भी बहुत बढ़िया काम करता है, कुंडली का 12वां घर भी बहुत बढ़िया काम करता है। विदेश यात्रा में 12 के बिना नहीं जा सकते ना, एक्सपेंस होल्डिंग करनी है तो नहीं जा सकते। तो फिर वेस्ट भी अच्छा है, साउथ भी अच्छा है, लेकिन उनके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब कोई कहता है मुझे पत्थरों का काम करना है, या मुझे हैवी मशीन्स लगानी है, मुझे प्लाईवुड का काम करना है, हैवी मशीन्स। अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, अभी एलिमेंट में हम गए नहीं, तो उसको कहाँ रखेंगे? तो साउथ वेस्ट में रख लेंगे। साउथ वेस्ट की
कि लैंड के ऊपर, जोन के ऊपर काम करो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई बोलता है मुझे वाटरी काम करना है, उसको वाटर वाले जोन में डालेंगे ना, क्योंकि वहां पर वो कंफर्ट हो जाएगा। अब मन कर रहा है मेरा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी का काम करता हूँ, बीपीओ का काम करता हूँ, या फिर कोई ऐसा काम करता हूँ जिसके अंदर मेरा इंटरनेट यूज होता है, तो क्या करेंगे? तो साउथ वेस्ट की तो नीड नहीं है, कोई मशीन तो है नहीं, तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे? उसको अलाइनमेंट करने, तो अब हम क्यों बिठा रहे हैं उसको? क्योंकि उस जोन के अंदर ताकत है उन सब चीजों को देने की। और अगर हम नेगेटिव जोन की बात करेंगे तो क्या करेगा? हमारी लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, यानी कि जो चीज लेना चाह रहे हैं वो देगा नहीं, या जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं वो बनेगी नहीं। एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सपोज कोई जैसे मशीनों का जो डाई बनाता है, या जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर बहुत तगड़े वाला, वो कहता है मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मुझे तोड़ के लाए हैं ये 50 लाख रुपए में, पर पता नहीं मेरा यार रिजल्ट ही अच्छा नहीं आ रहा। क्यों नहीं रिजल्ट अच्छा आ रहा भाई? क्यों? क्योंकि उसकी जो चेयर है ना, वो वहां बैठा रखी है जहां पर डिसॉल्व होता है आदमी, यानी कि जहां पर खर्च हो जाता है। तो जब स्किल ही खर्च हो रही है तो यूज कहां पे हो? तो यानी कि उसको उठा के हम यहाँ पे ले आए। तो ये तो बड़ा सरल हो गया। तो सरल हुआ किस तरीके से कि एक तो 12 प्रिंसिपल हैं, हमारे सर्टेन फंडामेंटल हैं, हम करते हैं यहाँ मकान बना, यहाँ पर हम ये वाला कमरा बना लेते हैं, यहाँ हम इंजीनियर को बैठा लेते हैं, यहाँ सेल्स वालों को बैठा लेते हैं, सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो क्या वाकई में सारे काम ठीक हो जाएंगे? तो ये सारे काम ठीक होंगे हमारे प्रोग्रामिंग ऑब्जर्वेशन। जब तक हमारे पास प्रोग्रामिंग नहीं है और ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये दोनों काम डिस्कनेक्ट रहेंगे। कैसे? आपको प्रॉब्लम आई, तो आपको पहले प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। एक फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है कि यार पता नहीं डाउन जा रही है, क्यों जा रही है? ऑर्डर नहीं आ रहे क्या? अरे ऑर्डर ज्यादा है क्या? डिलीवरी नहीं हो रही क्या? डिलीवरी बहुत तगड़ी है। फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जो वहां का मेन एक्सपर्टाइज बंदा है ना, उसकी स्किल काम नहीं कर रही। तो इट मींस उसकी स्किल वाले एरिया में प्रॉब्लम है ना। हम क्यों छेड़े कि उसको ऑर्डर नहीं आ रहे, या हम क्यों छेड़े कि उसका माल नहीं जा पा रहा? तो हमने सबसे पहले क्या क्या फाइंड आउट किया? उसकी प्रॉब्लम को इवेल्युएट किया। तो अब जब इवेल्युएट करना है तो उस पर दो मेथड। पहला मेथड हमारा क्लासिकल वास्तु का है। क्लासिकल वास्तु का मतलब है जो विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर कुछ सूत्रों में लिखा हुआ है, और वो इतनी बढ़िया किताब है, इतनी बढ़िया किताब है कि कोई अपना कोई भी वास्तु बना ले, कोई भी वास्तु बना ले, लेकिन जब तक विश्वकर्मा प्रकाश के रूल को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तब तक वास्तु का पैरामीटर काम नहीं करने वाला। बड़ा प्रॉब्लम है कि विश्वकर्मा प्रकाश जब किताब लिखी गई थी तब सिनेरियो डिफरेंट था, आज का सिनेरियो डिफरेंट है। पहले मकान बनाना होता था, प्लॉट ही प्लॉट थे, तो स्टार्टिंग से बना लेते थे, जब मन करता था गेट खोल लेते थे। आज क्या है? वो अवेलेबल है जी, 12th फ्लोर पे एक ही फ्लोर है बस, और एंट्रेंस कौन सी है? साउथ वेस्ट की। अब बंदा करे का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं, तो अब क्या करें? फ्लैट को तो तोड़ नहीं सकते। तो सेकंड मेथोडोलॉजी क्या ऐड होगी इसके अंदर कि हम क्यों ना रेमेडियल वास्तु कर लें। रेमेडियल वास्तु का मतलब कि हम लोग अब उसके तोड़फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं ला सकते, तो हम क्यों ना उसके अंदर सिंबॉलिक काम कर लें, हम क्यों ना उसके एलिमेंट को बैलेंस कर लें, क्यों ना हम लोग वास्तु की ट्रीटमेंट को यूज करके उनके जोन को हिसाब किताब से ठीक कर दें। चलेगा, क्योंकि हम उसको तोड़ नहीं सकते। अब तीसरा मेथड है, तो फिर एक काम करते हैं, हमें पता है कि हर हर एरिया का एक प्लैनेट होता है, हर प्लैनेट का एक लॉर्ड होता है, फिर देवता भी होते हैं। तो सीधा हम क्या करते हैं? फट से जाते हैं, देवता को जगाते हैं और ठीक कर लेते हैं। तो क्या सारे देवता, 45 देवता है, 45 देवता को जगा के हम सारा मकान ठीक कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आएगी? ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी कि हमारा कुंडली हमारे घर के अकॉर्डिंगली मैच हो जाए। हो सकता है कि हमारा साउथ हमारे को सूट करता हो, वास्तु में नहीं करता हो। तो तीसरा स्टेप क्या आ गया कि हमने अब अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंगली करना है, जिसको हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। चौथा फैक्टर क्या आ गया कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब उसकी एनर्जीज को बैलेंस कर देते। कैसे बैलेंस कर देते? हमारे ऊपर से बहुत भयंकर तारे जा रही है जिसके ऊपर लाइट का फ्लो चल रहा है, करंट का फ्लो चल रहा है। उसके नीचे जो भी बैठेगा ना, या जो भी रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर, 100% आएगा। ट्रांसफार्मर होगा, प्रॉब्लम आएगा। तो उन एनर्जीज को कैसे करें? तो बड़े सारे शास्त्रों के मेथड है जिससे उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ताकि वो एनर्जी फ्लो हमारे पास नहीं आए। तो 4 पैरामीटर हो। तो स्टार्टिंग हमारे को क्लासिकल से ही करना है, और उसके बाद फिर मॉडर्न वास्तु के अंदर हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी थ्योरी देखो काम कैसे करती है।
एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आज मॉडर्न वास्तु इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर कि उन्होंने वास्तु को बहुत इजीएस्ट फॉर्मेट में कवर कर दिया। तो वो मेथोडोलॉजी हम भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब कवर देखो किस तरीके से कर दिए। हर जोन जो है ना वो कुछ ना कुछ कहानी बताता है। जैसे हमारा हर हाउस कुछ ना कुछ कहानी बताता है, जैसे हमारा प्लेनेट कुछ ना कुछ कहानी बताता है। अब जितने भी जोन हमारे पास हैं, वो जोन अपने आप में कुछ कहना चाह रहे हैं, हाउसेज अपने आप में कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट कैसे पता लगेगा? वो सिंबॉलिक पता लगेगा, बंदों की वैल्यूएशन में पता लगेगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक बंदा है, वो कहता है कि मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरे पास बहुत अच्छे टेंडर वेंडर भी आते हैं और मैं सोशली बहुत एक पब्लिक फिगर भी हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा बड़ा अच्छा हिसाब किताब चलता है। यानी कि हमें पता लगता है कि इसका जो ईस्ट वाला एलिमेंट है ना, अभी परेशान मत होना, सिर्फ हम भी कंसेप्ट बता रहे हैं कि वास्तु काम कैसे करेगा। इसका ईस्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो बहुत पावरफुल, तभी वाली बात कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जी मैं बहुत सोशल फिगर हूं, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरी कनेक्टिंग ही नहीं हो पा रही, मेरा कहीं ना कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा। अब ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो ये ईस्ट इसका पावरफुल था, यहां पर क्या बोलेंगे, भाई ईस्ट पावरफुल तो है, पब्लिक फिगर है, कनेक्टिंग भी है, बट अभी क्या प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग नहीं हो पा रही, कनेक्टिंग। तो क्या शुरू से स्टार्टिंग में भी ऐसा था? कहता नहीं नहीं, 15 साल तो बहुत बढ़िया रहा, ये अभी 2 साल से प्रॉब्लम आई है। तो इट मींस कि वास्तु दोष अगर 15 साल से नहीं था तो अभी क्यों आ गया? भाई आना था तो 15 साल पहले आ जाता ना, इसका मतलब अभी क्यों प्रॉब्लम आई? तो इसको यहीं पर होल्ड करते हैं और अपने डीबीए पे जाते हैं। किसी की दशा बहुत बढ़िया चल रही है और 5 भुक्तियां उसकी ट्रिमेंडस थी, अब छठी भुक्ति उसकी 6, 8, 12 की आ गई और अंतरा भी 6, 8, 12 का आ गया। तो इट मीन उसकी दशा पे अटैक आया ना, बेचारा प्रॉब्लम में आ गया। तो यही कनेक्शन उसके वास्तु में मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि प्रॉब्लम क्या है, अब उसकी प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, दिक्कत क्या आती है, कनेक्टिंग नहीं हो पा रहा, डील डन नहीं हो पा रही, या क्या हो रहा है? कहता है यार विचार ही घूमता रहता है, वो मेरे को कुछ ऑफर देते हैं, मेरा विचार घूमता रहता है, मैं कुछ ऑफर देता हूँ, उनका विचार घूमता रहता है। अच्छा घूमता रहता है, घूमना, विचार घूम रहा है। विचार घूमने का मतलब, अब हम सिंबॉलिक पे चलते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे घर में घूमती है, घूमती रहती है? वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ग्राइंडर, जूसर, है ना, घूमने वाली। पंखों को छोड़ देंगे, वो तो हमें हमारी बेसिक चीजें लगेंगी। तो क्या चीज है? इट मींस कि उसके ईस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन आ गई, उसके ईस्ट के अंदर मिक्सर आ गया, उसके ईस्ट में ग्राइंडर आ गया, जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो अब उसको प्रॉब्लम आने लगी। तो फट से क्वेश्चन पूछा कि क्या ये प्रॉब्लम तभी आई है जब वॉशिंग मशीन रखी थी? अब वो इवेल्युएट करता है, हाँ यार ये प्रॉब्लम तो तभी से आई है। तो हो गया ना सॉल्यूशन। अपन 15 साल पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 15 साल से उसको प्रॉब्लम ही नहीं थी, प्रॉब्लम अब अराइज हुई है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो डीबीए खराब अब हुआ है, पहले डीबीए खराब था ही नहीं। बी खराब आया तभी डी पे उसने अटैक किया। तो अब क्या करें? अब हम डीबीए को बैलेंस तो नहीं कर सकते, तो वास्तु से हम डीबीए का भी उपचार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ईस्ट में जो उसको प्रॉब्लम आ रही है ना, वहां से उस प्रॉब्लम को निकाल के उस जगह पे रख देते हैं जहां पर जाने से ये जोन अच्छा हो जाएगा। तो पुराने जमानों में क्या होता था? मंथन, हम मक्खन निकालते थे ना, मंथन जिसको चर्निंग बोलते हैं। अभी भी आप मक्खन निकालो तो घुमाना पड़ता है ना, तब मक्खन निकलता है या चर्निंग निकलती है। तो पुराने जमाने में चर्निंग का जोन बहुत पावरफुल था। क्यों? क्योंकि घी मक्खन सब घर में ही तो निकलते थे, और वास्तु आज का थोड़ा ना, पहले का है। इट मींस कि क्यों ना वॉशिंग मशीन को वहीं रख दें जहां पर मंथन होता है। तो इट मींस मंथन राइट ट्रैक पे होता रहेगा, अननेसेसरी नहीं होता रहेगा। तो अब कहां होता है? तो वास्तु के अंदर लिखा हुआ है, पहले 8 जोन होते थे, फिर उसको डिवाइड करके 16 कर दिए। हालांकि विश्वकर्मा प्रकाश में 16 जोन का जिक्र है। तो उसमें ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो मंथन का होता है। तो क्यों ना वॉशिंग मशीन को उठा के ईस्ट साउथ ईस्ट में रख देते हैं, इट्स ए परफेक्ट जोन। तो उससे हुआ क्या? एक तो मंथन वाला जोन ठीक हो गया, और दूसरा उसके ईस्ट में जो बैरियर आ रहा था वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो हो सकता है कि जो भुक्ति 6, 8, 12 की उसको अटैक कर रही थी, वो वाला प्रॉब्लम भी हमने वास्तु से रिजॉल्व कर दिया, जो वहां पर ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पा रहे थे। मैं इसको फिर रिपीट करता हूं
कि जो 6, 8, 12 की प्रॉब्लम हम लोग डीबीए में ढूंढ तो रहे थे लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो हमने वास्तु के थ्रू ट्रीटमेंट कर दिया। तो हम वास्तु को ट्रीटमेंट का टूल बोलते हैं, यानी कि वास्तु भी एक रेमेडियल टूल है जिसके थ्रू हम अपनी बेसिकली कुंडली ही तो ठीक कर रहे हैं। अब कुंडली और वास्तु, जिस दिन ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे कि मेरा घर का नक्शा मेरी कुंडली से मैच करता है, मेरा टॉयलेट मैच करता है, मेरा एवरीथिंग, बेडरूम मैच करता है, ड्राइंग रूम मैच करता है। तो अब हमें पता लग रहा है कि उसके इस घर में दिक्कत है, तो क्यों ना वास्तु में रिपेयरिंग शुरू कर दें, तो कितना बढ़िया जोड़ तोड़ हो जाएगा। तो ये परफेक्ट टूल किस तरीके से होएगा, जब वास्तु के फंडामेंटल को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, टेक्नोलॉजी, यानी कि उस टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मोटा मोटा आपको पता लगे कि वास्तु से होगा क्या, हमारी प्रॉब्लम जिसका एनालिसिस और इवेल्युएट करके हम उनके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो वास्तु पूरा एग्जैक्टली ट्रीटमेंट की थ्योरी पे काम करेगा। कैसे काम करेगा और क्या क्या चीज हम इसमें करने वाले हैं, अब उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आप। हमने इसको 3 मंथ्स में डिफाइन किया 20+4 क्लासेस के अंदर। हम सबसे पहले क्लासिकल वास्तु के अंदर हमारा वास्तु शास्त्र क्या बोलता है, उसका थ्योरी क्या है, ओरिजिन क्या है और उसका हिस्ट्री क्या है, कोई माइथोलॉजी स्टोरी है उसको कवर करेंगे, पता लगे कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। हम कोई भी वास्तु का नक्शा बना रहे हैं या किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के साथ, सोल के साथ उसका क्या कनेक्शन है, सेंसेस का क्या कनेक्शन है। इसके बाद मेथोडोलॉजी हो जाएगा और माइथोडोलॉजी। फिर वास्तु पुरुष मंडल, वास्तु पुरुष मंडल जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कि वास योग्य जो स्थान होता है, वहां पर जो आत्माएं विराजमान कर रही हैं उनको बेस चाहिए, तो ये वास्तु पुरुष मंडल के अकॉर्डिंगली चलेगा। ये पूरा एक कंसेप्ट है, कहाँ से वास्तु पुरुष आया, कहाँ से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो पूरा कवर करेंगे। विश्वकर्मा का क्या कंसेप्ट था इसके ऊपर। हम सबसे पहले लैंड को किस तरीके से यूज करेंगे, चूज करेंगे कि ये लैंड हमारे लिए ठीक है, मिट्टी हमारे लिए ठीक है या नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली उस पर थोड़ा सा काम करेंगे कि बेसिक एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, उनके कॉम्बिनेशन भी, प्लॉट्स की सभी शेप, प्लॉट की अलाइनमेंट और उनके साथ वास्तु के प्रिंसिपल। फिर क्लासिकल वास्तु में सबसे पहले 8 डायरेक्शंस होती हैं, तो वास्तु की दिशाओं को हम लोग 8 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे और उनके एट्रीब्यूट जज करेंगे और मैप को उन 8 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जज करेंगे, जिसमें हेल्थ आ जाएगा और बहुत सारे सिम्टम बेस्ड कैलकुलेशन आ जाएंगी। ये सब क्लासिकल का पार्ट है। फिर उसको बैलेंस किस तरीके से करना है जोन को। एग्जाम्पल, किसी को एजुकेशन का दिक्कत है, करियर का दिक्कत है, जॉब का दिक्कत है, प्रोफेशन का दिक्कत है, मैरिज का दिक्कत है या और किसी इवेंट की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कनेक्शन भी बनाएंगे, एटसेट्रा हो जाएगा। ये टूल मार्केट में अवेलेबल है, आपको किट में हमारी अच्छी सी एक वास्तु की टूल की किट मिलेगी। इसको किस तरीके से यूज करना है और इसका किस तरीके से इसको इसको बनाना है, कैसे यूज करना है, ये मेथड आ जाएगा। फिर कंपास मिलेगा, कंपास को किस तरीके से यूज करना है और पेंडुलम। अब कंपास और इन सब की कहानी कैसे चलेगी, ये मॉडर्न वास्तु के थ्रू हम यूज करेंगे सेकंड जब फेज स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न वास्तु का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि वहां पर हम रेमेडी कर रहे हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं, वहां तोड़ा फोड़ी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसका सेंटर कैलकुलेट करें। जो भी प्लेस का हम बना रहे हैं, जब तक हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होएगा कि हम सेंटर किस तरीके से करेंगे। और मेजरमेंट करने के लिए भी आजकल वो इंची टेप की जरूरत नहीं होती, डिजिटल मीटर्स आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे। तो आप डिजिटल मीटर लेके उसको मेजरमेंट भी कर सकते हो, फिर हम उसका सेंटर लगाएंगे। सेंटर लगाने के बाद हम जब कंपास का यूज करते हैं, साथ ही साथ वेरीफाई करने के लिए गूगल कंपास यूज करेंगे। आज सपोज कोई बंदा अगर एग्जाम्पल मुंबई में बैठा हुआ है और उसको कुछ वास्तु का कंसल्टेशन करना है, तो जरूरी नहीं है कि उसको अपना मकान बताने की जरूरत है। हम उसका एड्रेस गूगल पे अवेलेबल होता है, सबको आता है, लाइव करेंगे कैसे लगाना है। तो गूगल जब कंपास में लगाएंगे तो हमारे को उसका एक एरिया और मेजरमेंट मिल जाएगा और वहां से हम उसका पूरा का पूरा बैठे बैठे सोल्यूशन कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ होगा क्या, जो क्लाइंट होगा उसको बताना होगा हाँ ये मकान मेरा है, क्योंकि वो वही वही बता सकता है। हम यहाँ से मुंबई का ढूंढ रहे हैं तो आइडिया लग जाता है, सामने मदर डेयरी है, सामने ये है, तो बड़ा इजीली कहीं का भी, यूएस का, लंदन का, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने 8 जोन डिवाइड किए थे, यहाँ पर हम 16 वास्तु जोन डिवाइड करेंगे। ये जो 16 वास्तु जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप समझ लो जैसे हमारी कुंडली बनती है ना, ऐसी ये कुंडली बन गई हमारे नक्शे की। और जब आप जिस जोन के बारे में बात करोगे कि ये वाला जोन वीक है,
अब कैसे पता लगेगा वीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर इसके बार चार्ट डिफाइन करेंगे और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट के बेसिस में पता लगेगा कि ये वाला पार्ट छोटा आ रहा है, ये वाला पार्ट बड़ा आ रहा है। उसको स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, हमें पता लग जाएगा। तो वो एक तरीके से हमारी कुंडली बन जाएगी कि हमारा जैसे 12वां घर क्या कहता है, 8वां घर क्या कहता है, इसी तरीके से जोन क्या कह रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है हमारे इसके अंदर। हम स्केल बनाएंगे और स्केल बनाने के बाद वास्तु के हम रास्ते में निकल जाएंगे। सबसे पहला होता है कि हम एंट्री कौन सी पकड़े। अगर हमारी एंट्री खराब होगी तो समझ लो वास्तु का स्टार्टिंग पैरामीटर ही खराब हो गया। तो 32 टाइप की एंट्रीज होती हैं। ये 32 एंट्रीज का कंसेप्ट क्या है, इनके पीछे बेस क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनके पीछे देवता कौन कौन से वास कर रहे हैं, जिनके थ्रू हमारा फ्लो चल रहा है। ये पूरा 32 एंट्रीज का कंसेप्ट हमें इसको क्लियर करना है, इसको इवेल्युएट करना है ताकि एंट्रेंस के इफेक्ट नेगेटिव नहीं हो। इसमें सपोज टॉयलेट आ गया या कुछ और भी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जोन में ही पड़ेगा ये, तो साथ में उनको भी कंसिडर करेंगे। मेजरमेंट मैंने आपको बताया दिया, डिजिटल मीटर्स हम लोग आज की डेट में कर सकते हैं। ग्राफ चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्तु एरिया चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ऑटो कैड आता है या कोई भी कैड का टूल आता है वो उससे भी कर सकते हैं। और आजकल कुछ बने बने सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, तो एक आध सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको शेयर भी करूंगा कि आप उसमें एग्जैक्ट सेंटर अपने आप ही बना सकते हो। अपना फोटो लेंगे हम अपने मकान के नक्शे का, उसको इंसर्ट करेंगे, एक बाउंड्री लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर बता देगा, हमें मैंने करना नहीं पड़ेगा। बट मैनुअल करने से क्या होगा, अगर हम 2-3 नक्शे अपने हाथ से बना लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा उस प्रोसेस को समझने में, या उसमें कोई गलती आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करने में। इसके बाद हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि स्ट्रेंथ चेक करना है कि हमारा कौन सा जोन अच्छा है और कौन सा जोन खराब है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पे वापस लेके आता हूँ। तो आपको याद है हम सारा गेम स्ट्रेंथ से करते थे। स्ट्रेंथ अच्छी है, 2 7 11 आ रहे हैं तो शादी होगी, 1 6 10 आ रहा है तो शादी नहीं होगी। लेकिन 2 7 11 अगर 55% स्टेज में आ रहे हैं और 16 एंड 45 पे आ रहे हैं तो शादी तो होगी, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतों से होगी और बहुत डिले करके होगी। तो सेम ऐसी जोन का स्ट्रेंथ निकलेगा और आगे कुछ नाड़ी से भी इसको कनेक्ट करेंगे हम। हमारे सिम्टम्स क्या चलते हैं उस कंसेप्ट को करेंगे। फिर एलिमेंट की थ्योरी हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 5 एलिमेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका साइकिल कैसे काम करता है, उनका डी साइकिल कैसे काम करता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद देवता पे आ जाएंगे। देवता हमारा आखिरी हथियार होता है, यानी कि हर जोन का एक देवता है। अगर वो देव अब हमें लग रहा है कि उस जोन से हमारे को पावर नहीं मिल रही है, तो उसके देवता की पूजा अर्चना करके, उनके ऊपर कुछ अनुष्ठान करके, कुछ चीजें करके हम देवता को मना के भी उसको बैलेंस करेंगे। और देवता याद नहीं रहते, तो एक स्टोरी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि हर देवता की कोई ना कोई कहानी होती है, हर देवता का कोई ना कोई रोल रहा होता है, तो आपको सारी 45 स्टोरियां बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि देवता करता क्या है। और हमें उसके बाद उनके इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग किताबों में इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे चावल क्या है, मिश्री क्या है, आटा क्या है, जैसे हमारे प्लैनेट्स के होते हैं। तो उनके उनके सामान को यूज करके हम लोग देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जोन हमारा बैलेंस हो जाए। आफ्टर रेमेडी अगर हमें लगेगा, एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि किसी का चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा, तो देखो अब हम डॉक्टर है ना, एस्ट्रो डॉक्टर है, तो सबसे पहले हम कुंडली में जाते हैं, देखते हैं 1 फुट 10 आ रहा है। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ का कुंडली देखते हैं, 1 फुट 10 आ रहा है। उनको बोलते हैं कि कोई कभी मिस कैरेज हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो कहते हैं 7-8 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव ही नहीं हो रहा। अब हमारे को ट्रीटमेंट करना है, तो हमारे पास इवेंट प्लानिंग टेक्निक भी है और हमारे पास वास्तु टेक्निक भी है। अब वास्तु टेक्निक में बच्चा कौन सा जोन देता है या कौन सा देवता देता है, तो क्यों ना एक अरदास उस पर भी लगा देते हैं भाई इस जोन में बच्चा आने वाला है, तो वो वास्तु ट्रीटमेंट हमारा देवता के थ्रू काम करता है, जो बहुत ही बेहतरीन है। इसको लास्ट में हम लोग 45 देवताओं का चक्कर करके करेंगे। फिर हमारे पास मर्म स्थान कैसे निकालने और मर्म स्थान की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वास्तु का ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर है। अगर मर्म स्थान के ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई बिल्डिंग आ जाती है तो दिक्कत होता है, तो उनको कैसे बनाना है। एंट्रेंस का ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। यहां तक हमने सारी चीजें कर ली, स्ट्रेंथ निकाल दी। अब ट्रीटमेंट में जब आते हैं तो सबसे पहले उसको ट्रीट कैसे करना है, और सबसे पहले एंट्रेंस को ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो एंट्रेंस है हमारी, वहीं से सारी एनर्जी फ्लो कर रही है, सारी एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो भी वहीं से आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी तो भी वहीं से आ रही है। अब यह प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मकान है और वो नेगेटिव जोन में बना, नेगेटिव एंट्री में बना हुआ, और अपने पास कोई दूसरी एंट्री है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर रहते हैं 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, या नीचे भी रहते हैं, कोई है ही नहीं एंट्री, वहां से खोल ही नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे?
तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव एंट्री को ब्लॉक करेंगे। कैसे ब्लॉक करेंगे? एनर्जी की फॉर्म में ब्लॉक करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो ब्लॉक कर नहीं सकते। और दूसरा क्या करेंगे? इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस मेथड से प्रोग्रामिंग करके एक नई एंट्री ओपन करेंगे जिसको हम वर्चुअल एंट्री बोलते हैं। ये टूल इतना बढ़िया काम करता है, मेरे ख्याल से वास्तु का सबसे बेहतरीन टूल जो मैंने यूज किया है ना आज तक, वो वर्चुअल एंट्री है। वर्चुअल एंट्री, हम जिसका भी नक्शा बनवाने जाते हैं, जैसे ये देखो एग्जांपल, ये किसी का पड़ा ही हुआ है मेरे पास, ये बार चार्ट बना हुआ है और ये इनका नक्शा बना हुआ है। एग्जांपल, ये देखो ड्राइंग बड़ा हाथ से की होती है, स्टूडेंट्स ही करवा लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहला काम, मतलब ये टूल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं जिसके यहाँ भी जाता हूँ उसकी एक एंट्री ओपन करवा ही देता हूँ, और इतने बढ़िया रिजल्ट है। तो वर्चुअल एंट्री समझ लो एक तरीके से वास्तु में ना, मैं क्या बोलूंगा, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में 5-9 होता है ना, हम जिसको कृष्णा बोलते हैं, तो वर्चुअल एंट्री नेगेटिव एंट्री वालों के लिए कृष्णा है। ऐसे हो जाएगा, और इतना जबरदस्त टूल है, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक एंट्री मिली जो बहुत नेगेटिव है। वो एंट्री क्या करती है? वो मर्डर करवाती है, वो हत्यारा बना देती है, एग्रेशन करती है। इट मीन सबके घर पे फ्लो पे ना वही चीज अटेंड हो रही होगी। या एक एंट्री मिली जहां कर्जा दे देती है, पैसा खराब कर देती है। और एक एंट्री है जो हमारे को अमिताभ बच्चन वाली एंट्री, सुख समृद्धि नाम शौहरत दौलत, S4 की एंट्री कहां से लाएंगे कि अपनी तो ये अच्छी एंट्री नहीं आ रही। तो हम वर्चुअल एंट्री ओपन करवा देते हैं। टॉयलेट को ट्रीटमेंट करना, सबको पता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो प्रॉब्लम है ना, एवरीबडी नोस, किसी से बात कर लो बता देगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो प्रॉब्लम। अब उसको आ गया तो क्या हटा तो सकते नहीं, तो उसको भी फिर ट्रीटमेंट के थ्रू कुछ रेक्टिफाई करेंगे। कुछ अच्छे मेथड हैं इसके अंदर। फिर वास्तु को इम्प्लीमेंट करना है, शॉप, रेजिडेंस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, और रेमेडीज प्लान करनी है। अब रेमेडीज कैसे प्लान होगी? सिंबॉलिक प्लान होगी, ट्रीटमेंट प्लान होगी, एनर्जी प्लान होगी। रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी हम लोग किसी भी टाइप के इवेंट जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, हम वास्तु के थ्रू उसको रेमेडाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं हम अपना मकान बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। तो हमारे घर में देखो क्या क्या चीज होती है। हमारे घर में मास्टर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम, बच्चों का स्टडीज रूम और चिल्ड्रन रूम हो गया। फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल हो गया। टेम्पल बनाना है हमारे को। अब टेम्पल का भी देखो अलग थ्योरी। हम जब भी कभी टेम्पल में जाते हैं, जब भी कभी, आप देखो वहां पर हम शांत हो जाते हैं, आमतौर पे शांत हो जाते हैं। इट मीन्स टेम्पल पे कोई ना कोई एनर्जी तो ऐसा फ्लो कर देता है ना जो शांत कर देता है। तो इट मीन्स हमारे घर में ऐसी कौन सी जगह है जो शांत कर देगी? वही टेम्पल होना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट हो गया टेम्पल, तो वो काम नहीं करेगा, यानी कि वो नेगेटिव हो जाएगा। तो टेम्पल बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू है कि कहाँ पे होना चाहिए। टेम्पल आ गया, स्टोर रूम कहाँ बनाना है, सर्वेंट रूम कहाँ बनाना है। फिर स्टेयर केसेस। अब स्टेयर केसेस क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, सीधे हैं, उसको देखना। पार्किंग गैरेज कहाँ बनेंगे। ये तो हो गया हमारा मकान, हमारा घर बन गया, हमारा फ्लैट बन गया। अब क्या है इसके अंदर? अब हमें सामान रखना है। फ्रिज कहाँ रखें, एसी कहाँ रखें, हीटर कहाँ रखें, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, अलमारियां, स्टडी टेबल, एक्वेरियम कहाँ रखना है, कई लोग एक्वेरियम भी रखते हैं। वॉल पेंटिंग्स कहाँ लगानी है, डस्टबिन कहाँ रखना है, मेडिसिन बॉक्स कहाँ रखना है, शू रैक कहाँ रखना है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए कि हम उनको कहाँ यूज करने वाले हैं। क्योंकि इन्वर्टर अगर गलत जगह आ गया तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। शू रैक अगर गलत जगह आ गया तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। अगर आपने स्टोर बना दिया जिसमें डेड सामान पड़ा हो, अब एग्जाम्पल देते हैं कि आपको किसने बोला कि ये ना चिन्ह का, ये चिराग है, चिराग इस पे रगड़ोगे ना तो जिन आएगा बाहर, आपकी विश पूरी कर देगा। लेकिन आपकी ना 2 ही विश पूरी करेगा। अब आपने उसको क्या किया, छुपा के किसी स्टोर में रख दिया। स्टोर मतलब वहां पर गंद पड़ा हुआ था, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब आपको लगा यार सफाई कराते हैं, कबाड़ निकालना था, कबाड़ निकाला और वो चिराग कबाड़ में चला गया, यानी कि किस्मत चली गई, गेंस चली गई। क्यों? क्योंकि जहां से हमारा पैसा आना है ना, जहां से हमारा पैसा आना है, एग्जाम्पल देते हैं वेस्ट है, वेस्ट हमारा पैसा देता है। कुंडली में भी याद करो, वेस्ट हमारा सैटर्न के घर है ना, 10वां और 11वां, वेस्ट। अब वेस्ट से पैसा, लाल किताब के अकॉर्डिंगली 10th हाउस हमारा वेस्ट पड़ता है। अगर हम लोग वैदिक कुंडली देखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर हम लाल किताब की कुंडली को बेस बना के रखेंगे। और वेस्ट हमें पैसा दे रहा है, जबरदस्त पैसा। हमने वेस्ट में कबाड़ खाना बना दिया, तो क्या करेगा वो? पैसे की ब्लॉकेज कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इट मीन कहां पर वो चीज बनानी चाहिए, टॉयलेट कहां बनाना चाहिए? क्योंकि टॉयलेट का काम क्या, डिजोल्व करना, यानी कि जो सामान है वो सब निकल रहा है, गटर में जा रहा है।
पता लगे कि मेन चीज ही जा रही है गटर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट और हमारे घर के जितने भी सारे हिस्से हैं इंपॉर्टेंट, उनको अलाइन करना। लास्ट में सिर्फ हमारे और हमारे विद्यार्थियों के लिए वास्तु कनेक्शन विद नाड़ी नक्षत्र और उनकी इवेंट प्लानिंग की टेक्निक को कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि हम क्या करने वाले हैं कि जो कोऑर्डिनेट हमारे वीकर है, जो कोऑर्डिनेट हमारे वीकर है, इसका मतलब हमारे घर में वो वाला एरिया चाहे बैलेंस हो या ना हो, वहां प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और जो कोऑर्डिनेट हमारे जबरदस्त हैं, चाहे वो नेगेटिव जोन में ही क्यों ना हो, अगर कभी कुछ लेना है तो वहां से कुछ मिल जाएगा। तो लास्ट में इसको कनेक्ट करेंगे ताकि हम नाड़ी नक्षत्रास को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि हम नेक्स्ट कब करेंगे, वो एस्ट्रो वास्तु करेंगे, जिसके अंदर इस पूरी फिलॉसफी को यूज करके एस्ट्रो वास्तु में कनेक्ट करेंगे।